अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जेम्स वेब टेलीस्कोप के जरिए हम कौन सी रिसर्च करने जा रहे हैं। यहां पर यह बता दूं कि जेम्स वेब टेलीस्कोप का जो टाइमिंग्स हैं 24 घंटे, उनका प्लान किया जाता है, स्केड्यूल किया जाता है कि किस रिसर्च प्रोजेक्ट के इदारे ने कितना टाइम लेना है। तो अगर सपोज आपका एक रिसर्च इदारा है और आप दूर की किसी गैलेक्सी को स्टडी करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले स्केड्यूल करना पड़ेगा, इन टाइम लेना पड़ेगा कि आप जेम्स वेब टेलीस्कोप को जाकर आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे के लिए ऑपरेट करना चाहते हैं और उसमें डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं। और इसीलिए मल्टीटास्किंग होती है और मुख्तलिफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जेम्स वेब टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके ये डाटा इकट्ठा कर रही हैं। ये डाटा यूएसए की ऑर्गेनाइजेशंस भी कर रही हैं, कनाडा की भी कर रही हैं, ऑस्ट्रेलिया की भी कर रही हैं। बहुत से मुल्क इससे कनेक्टेड हैं, लेकिन मुझे अफसोस है कि पाकिस्तान इस वक्त कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं चला रहा जिसमें जेम्स वेब टेलीस्कोप के ज़रिए हम कोई रिसर्च कंडक्ट कर सकें और कोई डाटा ले सकें। तो पहली चीज़ जो हम जेम्स वेब टेलीस्कोप के ज़रिए पढ़ने जा रहे हैं वो रीआयोनाइजेशन ऑफ गैलेक्सीज़ हैं। माजी में चलते हैं, जब बिग बैंग हुआ एक धमाके से हमारी कायनात बढ़ी और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सब एटॉमिक पार्टिकल्स ने जन्म लिया और जो पहले आइटम ने जन्म लिया उसे कहते हैं हाइड्रोजन, न्यूट्रल हाइड्रोजन। न्यूट्रल हाइड्रोजन जब इकट्ठे होते गए तो फिर आहिस्ता आहिस्ता पहले स्टार्स बने और इन स्टार्स के ज़रिए गैलेक्सीज बनी। लेकिन मज़े की बात यह है कि इन स्टार्स के गिर्द एक क्लाउड था, एक हाला था, एक बबल था। आप ये बबल इन तस्वीर में भी देख सकते हैं। तो जब ये स्टार्स थे, इनके गिर्द बबल था, तो जब इन्होंने मिलकर गैलेक्सी बनाई तो गैलेक्सी के गिर्द भी बबल आ गया। अब ये बबल आहिस्ता आहिस्ता बड़े होने शुरू हो गए और उसकी वजह यह है कि नई गैलेक्सी जो पैदा हो रही थी, अल्ट्रा वायलेट रेज, क्योंकि स्टार से आपको पता है कि यूवी रेज निकलती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज निकल रही थी और वो अल्ट्रा वायलेट रेज हाइड्रोजन के एटम को आयोनाइज कर रही थी, यानी उसको इतनी एनर्जी दे रही थी कि उसका इलेक्ट्रॉन अलग हो जाता था और उसका न्यूक्लियस अलग था। और जैसे जैसे हाइड्रोजन आइटम आहिस्ता आहिस्ता आयोनाइज होते गए, ये बबल्स आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते गए और फिर छटना शुरू हो गए और उसकी वजह से हमारी गैलेक्सी ज़्यादा साफ होना शुरू होगी, क्लियर होना शुरू होगी। अब ये सारी चीज़ें इन सीक्वेंस में देख सकते हैं, जो कि तस्वीर का एक सीक्वेंस मैंने आपको दिखाया। तो हम ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके से रीआयोनाइजेशन ऑफ गैलेक्सीज हुई, उसमें और क्या अवामिल थे, और इस पर पूरी तहकीक की जा रही है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके अलावा हम हबल के ज़रिए भी हमने स्पेस को और आसमान के हिस्सों को मॉनिटर किया, गौर से देखा, छोटे से हिस्से को लेकर। इसी तरीके से हम जेम्स वेब टेलीस्कोप के ज़रिए भी आसमान को स्कैन करेंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट को कॉस्मोस वेब सर्वे कहा जाता है। साइकिल 1 प्रोग्राम मैं अभी आपके पास लेकर आया हूँ, आपको डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास एक तस्वीर है और इस तस्वीर में आपको वो एरिया नज़र आ रहा है जो कि हबल टेलीस्कोप ने स्कैन किया, लेकिन आपको साथ छोटे ऑरेंज कलर का भी एक स्क्वायर नज़र आ रहा है जो कि जेम्स वेब टेलीस्कोप स्कैन करने जा रही है। पहली ऑब्जर्वेशन ली जाएगी और इस पहली ऑब्जर्वेशन में हम यूनिवर्स में गैलेक्सीज को मैप करने जा रहे हैं। 200 आवर्स का ऑब्जर्विंग टाइम होगा और इसमें जो स्कैन किया जाएगा, आसमान का हिस्सा, स्काई का जो हिस्सा स्कैन किया जाएगा, वो 0.6 स्क्वायर डिग्री का होगा। इसका एरिया 3 फोल्ड्स ऑफ मून होगा, यानी 3 चांद के बराबर इसका एरिया होगा। और आप देख सकते हैं कि इसके ज़रिए, यानी इसको स्कैन करने के लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे। हम नियर कैम का इस्तेमाल भी करेंगे और जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स जेम्स वेब टेलीस्कोप पर लगे हुए हैं उनका इस्तेमाल करेंगे ताकि हम इस हिस्से को स्कैन करें और देखें, मध्यम से मध्यम गैलेक्सीज को भी पढ़ने की कोशिश करें। तो इस सर्वे के ज़रिए हमें तकरीबन 500,000 मिलियन यानी 5 लाख गैलेक्सीज नियर इंफ्रारेड रीजन में मिलेंगी। ये हमारा एस्टिमेट है। 5 लाख गैलेक्सीज नियर इंफ्रारेड रेंज में उनकी इंफॉर्मेशन हमारे पास आएगी। और अगर हम मिड इंफ्रारेड रेंज में देखेंगे तो वहाँ पर 32,000 गैलेक्सीज हमें ऐसी मिलेंगी जो कि विजिबल लाइट में हमें नज़र नहीं आती। तो ये एक किस्म का पूरा स्ट्रक्चर है जिसको हम स्टडी भी करने जा रहे हैं और उसके साथ साथ हम इन गैलेक्सीज में भी देखेंगे कि रीआयोनाइजेशन कैसे हुई। हबल को जब स्पेस में भेजा गया और उसको फिर प्रॉपर मेंटेन किया गया तो उसने हमें माजी में पुरानी गैलेक्सी से आने वाली रोशनियों को पढ़कर रिकॉर्ड करके बताया
और उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी। तो जो सबसे पुरानी गैलेक्सी आज तक हम देख सके हैं हबल टेलीस्कोप के ज़रिए वो है GNZ11। 13.4 बिलियन ईयर्स पुरानी ये गैलेक्सीज है। 13.4 बिलियन ईयर्स पुरानी, ये लाइट ईयर्स पुरानी गैलेक्सी है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर हम माजी में देख रहे हैं तो अगर हम 13.4 बिलियन लाइट ईयर्स पीछे देखें तो हमें ये गैलेक्सी नज़र आएगी। लेकिन जब हम जेम्स वेब टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं तो अब हम इससे भी पीछे देख सकते हैं। हम इंफ्रारेड लाइट को कैप्चर कर सकते हैं, तो हमें बहुत सी ऐसी गैलेक्सीज नज़र आएंगी जो कि इससे भी पुरानी होंगी। मैं आपको यहाँ पर एक तस्वीर दिखा रहा हूँ जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लाइट इन गैलेक्सीज से जो कि शुरू में बनी है हम तक पहुँच रही है। आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर एक छोटी सी गैलेक्सी भी नज़र आ रही है जो कि GNZ11 है, जो कि एक क्लाउड की तरह हमें नज़र आ रही है। लेकिन हमें उम्मीद है कि जब हम जेम्स वेब टेलीस्कोप के ज़रिए देखेंगे तो हमें इस गैलेक्सी से भी पिछली गैलेक्सीज नज़र आएंगी जो कि हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं। और इस प्रोजेक्ट को जो टीम कर रही है उसे कॉस्मिक एवोल्यूशन अर्ली रिलीज साइंस सर्वे ग्रुप कहा जाता है, सीयर्स उसका नाम है। और उसका काम ये है कि उसने पुरानी गैलेक्सीज को फाइंड करना है, उनको स्टडी करना है और देखना है कि मैसिव और सुपर मैसिव ब्लैक होल्स कैसे बने, गैलेक्सीज कैसे बनी, और उसके अलावा उन गैलेक्सीज की एवोल्यूशन भी देखनी है। आप एक तस्वीर देखें, इस तस्वीर से आपको समझ आएगी कि अगर हम एक गैलेक्सी को तकरीबन 3 बिलियन साल पुरानी इंफॉर्मेशन के ज़रिए देखें तो वो हमें एक भरपूर किस्म की गैलेक्सी नज़र आएगी। लेकिन जो मैं पीछे जाऊंगा टाइम में, पिछली इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करूंगा और उसको देखने की कोशिश करूंगा, तो अब वो गैलेक्सी आहिस्ता आहिस्ता छोटी होती जाएगी। अगर मैं 11.3 बिलियन ईयर्स पुराना जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ रही है उसको इकट्ठा करके प्लॉट करूंगा तो मेरे पास एक छोटा सा धब्बा होगा, ब्लॉब होगा उस गैलेक्सी का। और इससे मुझे पता चलेगा कि पहले गैलेक्सी इस तरीके की थी, फिर उसके बाद 10 बिलियन साल पहले इस तरीके की, फिर 8 बिलियन साल पहले वो ज़रा बड़ी होती गई और आहिस्ता आहिस्ता वो एक पूरी गैलेक्सी में ग्रो हो गई। तो हबल टेलीस्कोप के ज़रिए हमने इन गैलेक्सीज़ को टाइम में पीछे देखा है। लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप के ज़रिए हम इन गैलेक्सीज़ को भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि गैलेक्सीज़ में ब्लैक होल का क्या किरदार था, पुरानी गैलेक्सीज़ में माजी में ब्लैक होल्स का क्या किरदार था। और जब दो गैलेक्सीज़ आपस में मर्ज होती हैं, जब दो गैलेक्सीज़ आके आपस में टकराती हैं, तो उस वक्त जो साइंटिफिक स्टडीज़ हैं उनमें हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। एक तो ये भी बात है कि जब दो गैलेक्सीज टकराती हैं तो बहुत से नए स्टार्स प्रोड्यूस होते हैं, और उसके साथ दोनों गैलेक्सीज के पास अगर अपना अपना ब्लैक होल है, मैसिव ब्लैक होल है, वैसे तो बहुत से ब्लैक होल्स होते हैं इन गैलेक्सीज में, तो वो जब आके टकराएंगी तो वो ब्लैक होल्स आपस में किस तरीके से मर्ज करेंगे, मर्ज होने से पहले वो अलग अलग आइडेंटिटी रखेंगे, उसके बाद मर्ज करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम जानना चाहते हैं। फिर जो ब्लैक होल बनेगा वो बड़ा ब्लैक होल होगा, वो उस गैलेक्सी को किस तरीके से अपने गिर्द, एक गैलेक्सी को जो दो गैलेक्सी से मर्ज होकर बनी उसको किस तरीके से अपने गिर्द घूमने पर मजबूर कर देगा उसके सोलर सिस्टम्स को। ये पूरी की पूरी साइंस हम पढ़ना चाहते हैं और इसके लिए हम मदद लेने जा रहे हैं एक गैलेक्सी की जो कि है NGC 3256। इसकी कोर को हम स्टडी करना चाह रहे हैं और हम देखना चाह रहे हैं कि किस तरीके से ये गैलेक्सी दो गैलेक्सी से मर्ज होकर बनी है। तो इसकी कोर में दो ब्लैक होल्स हैं, उन दोनों ब्लैक होल्स को हम स्टडी करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि वो किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा जो इवेंट है अभी रिसेंटली हुआ वो ये है कि हमने सैजिटेरियस A ब्लैक होल को पहली मरतबा रेडियो वेव्स के ज़रिए प्लॉट किया। तो उसका रेडियो स्नैपशॉट हमने ली। लेकिन क्या हम जेम्स वेब टेलीस्कोप के ज़रिए भी उसको देख सकते हैं इंफ्रारेड रीजन में? तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल हम देख सकते हैं। हम जेम्स वेब टेलीस्कोप के ज़रिए भी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी के बीच में जो ब्लैक होल है उसको देख सकते हैं, लेकिन वो हमें ब्लर नज़र आएगा, वो हमें उतना वाज़ेह नज़र नहीं आएगा जितना कि इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने उसको दिखाया है। और उसकी वजह यह है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप एक्चुअली ब्लैक होल्स को कैप्चर करने के लिए, उनकी इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करने के लिए नहीं बनाई गई, लेकिन स्टिल हम इसे कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन वो इमेज इतना ज़्यादा क्लियर नहीं होगा। एक और स्टडी ये कहती है कि इस टेलीस्कोप को क्वाज़ार्स को स्टडी करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। क्वाज़ार्स क्या होते हैं? हमारी कायनात के बनने के बाद, हमारी यूनिवर्स के बनने के बाद
जो शुरू के ब्लैक होल्स बने थे, जो कि बहुत बड़े मैसिव ब्लैक होल्स थे, सुपर मैसिव ब्लैक होल्स थे, उनको क्वासार्स कहा जाता है। ये तकरीबन 780 मिलियन ईयर्स आफ्टर बिग बैंग, यानी 780 मिलियन ईयर्स जब बिग बैंग हुआ था उसके बाद बनना शुरू हो गए थे। लेकिन ये क्वासार्स बने कैसे थे? अब क्वासार्स भी बहुत पहले आ चुके हैं और गैलेक्सीज भी बहुत पहले आ चुकी हैं। तो सवाल ये है कि पहले ब्लैक होल्स बने थे या पहले गैलेक्सीज बनी थी? ये वैसे ही है जैसे पहले मुर्गी आई या अंडा आया। बिल्कुल इसी तरीके से हम अभी भी नहीं जानते कि क्या कायनात में पहले ब्लैक होल्स बने थे या पहले गैलेक्सीज बनी थी। तो हमें उम्मीद है कि जब जेम्स वेब टेलीस्कोप माजी में देखेगी तो हमें ये इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी कि क्या हमारी गैलेक्सीज ब्लैक होल से के बाद बनी है या ब्लैक होल्स हमारी गैलेक्सी के डेवलप होने के बाद बने हैं। एक ख़ास किस्म का स्टार है जो कि बहुत नायाब है। इस स्टार को वुल्फ राइट स्टार्स कहते हैं। हमारी अपनी कहकशां में जो हमारी गैलेक्सी है इसमें सिर्फ ये 500 है। मिल्की वे में 500 स्टार्स ऐसे हैं। और इनकी खासियत क्या है? इनकी खासियत ये कि ये बहुत बड़े स्टार्स होते हैं जो कि अपनी लाइफ के एंड पर यानी बुजुर्गी में ज़िंदा हैं। और बुजुर्गी में ज़िंदा होने की वजह से इनकी एटमॉस्फेयर फैल चुकी है। हीलियम जो इनकी कोर है वो एक्सपोज हो चुकी है। ये अमूमन बाइनरी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब कि दो स्टार्स करीब करीब मूव करते हैं और इनकी विंड्स जो हैं वो दूर दूर तक फैली हुई हैं, मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइंस बनाती हैं। मैं आपको यहाँ पर ये दिखा रहा हूँ। इन स्टार्स की जो खासियत है वो ये है कि ये इंटरस्टेलर डस्ट प्रोड्यूस करते हैं, यानी जो स्पेस में डस्ट आपको नज़र आती है उनमें बहुत बड़ा हाथ इन स्टार्स का भी होता है कि ये बहुत ज़्यादा डस्ट प्रोड्यूस करते हैं। और जब ये स्टार्स आपस में, यानी अगर ये बाइनरी स्टार्स हैं, मूव करते हैं या ये अकेला स्टार भी मूव कर रहा है तो ये बहुत ही खूबसूरत पैटर्न्स बनाता है हमारी स्पेस में। तो हम इसको भी स्टडी करना चाहते हैं कि ये स्टार्स किस तरीके से बनते हैं और अब ये किस तरीके से डाई आउट करेंगे, ये मरेंगे कैसे, ख़त्म कैसे होंगे और इनके पैटर्न्स कैसे जनरेट होते हैं। मैं आपको ओरियन बार की तरफ लेके जा रहा हूँ। ये स्पेस में एक ऐसा हिस्सा है जिसके बीच में आपको बॉर्डर नज़र आएगा। आप अगर इस तस्वीर को देखें तो आपको लगेगा कि बीच में किसी ने कशीदाकारी की हुई है। एक ऐसा रीजन है जिसमें दो हिस्से अलग किए हुए हैं, ऐसे जैसे बॉर्डर ड्रॉ किया गया हो। एक तरफ आपको बहुत बड़े स्टार्स नज़र आएंगे, मैसिव स्टार क्लस्टर्स आपको मिलेंगे, जबकि दूसरी तरफ आपको उतने बड़े स्टार्स नज़र नहीं आएंगे। आपको ऑरेंज कलर के शेड ज़्यादा मिलेंगे। इस हिस्से को जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टार्स होते हैं इसे फोटोन डोमिनेटेड रीजन या पीडीआर कहा जाता है। और यहाँ पर विजिबल लाइट के अलावा इंफ्रारेड रीजन में भी फोटोन जनरेट हो रहे होते हैं। ये फोटोन बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। यहाँ पर विजिबल लाइट के अलावा अल्ट्रा वायलेट फोटोन रेडिएशंस भी जनरेट हो रही होती है, जिस तरीके से हमारे सूरज के इर्द गिर्द जनरेट हो रही हैं। अब आप अगर इमेजिन करें कि आप ऑरेंज साइड से, जो ऑरेंज कलर है उससे इन स्टार्स की तरफ आ रहे हैं, तो ऑरेंज साइड जो आपको नज़र आ रही है ये न्यूट्रल हाइड्रोजन के गैस है, एटम से, मॉलिक्यूल से बनी हुई गैस। न्यूट्रल हाइड्रोजन H2 के मॉलिक्यूल से बनी हुई गैस है। तो आप जूं इन स्टार्स की तरफ आएंगे तो सबसे पहले आपने देखना है मॉलिक्यूलर जोन आपको दिखाएगा। यहाँ पर न्यूट्रल हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, H2 यहाँ पर मौजूद है। लेकिन जैसे जैसे आप स्टार्स की तरफ आएंगे तो अब क्या होगा, शिद्दत बढ़ रही है गर्मी की। तो अब वो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का H2 मॉलिक्यूल वो दो हाइड्रोजन एटम में तब्दील हो जाएगा, डिसएसोसिएट हो जाएगा, ठीक है जी। तो आप अब आपके पास क्या रह गए, अब आपके पास एटम्स रह गए। उसके बाद जैसे जैसे आप फिर इन स्टार्स के पास आएंगे तो अब ये जो एक आइटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन भी है और न्यूक्लियस भी है, इसको जब एनर्जी मिलेगी तो अब इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल जाएगा, तो ये आयोनाइज हो गया। तो आपके पास आयोनाइज्ड गैस नज़र आएगी जो कि आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आ रही है। इन रीजन्स को जहाँ पर हमारे पास पहले मॉलिक्यूलर गैस है, फिर एटॉमिक गैस है और फिर आयोनाइज्ड गैस है, इनको हम स्टडी करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि यहाँ पर किस किस्म की साइंस हो रही है। और ओरियन नेबुला हमसे ज़्यादा दूर नहीं, ये 1400 लाइट ईयर्स हमसे दूर है। तो हम इसको बड़े आराम से, इवन मैं अपने घर की टेलीस्कोप से भी ओरियन नेबुला को देख सकता हूँ, तो इसको हम बड़े आराम से देख भी सकते हैं। और हम देख सकते हैं कि जो ठंडी गैस है वो आहिस्ता आहिस्ता किस तरीके से बड़ी गर्म गैस में तब्दील होती है, फिर वो गैस किस तरीके से स्टार्स बनाती है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि उस हिस्से में जहाँ पर गैस बहुत गर्म है वहाँ पर स्टार फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा है।
हम अपने सोलर सिस्टम को भी दोबारा स्टडी कर सकते हैं, ज़्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इंफ्रारेड रीजन में क्योंकि ये वेब टेलीस्कोप काम करती है, तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम जो ज़मीन से दूर की तरफ आउटवर्ड जो प्लैनेट्स हैं उनको देखें, मसलन मार्स को देखें, जुपिटर को देखें, सैटर्न को देखें, इनकी तरफ देखें, क्योंकि अगर हम सूरज की तरफ मूव करेंगे तो वहाँ से इतनी ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और टेम्परेचर होगा कि हमारी जितनी भी इंस्ट्रूमेंटेशन है उसको हम सूरज की हिद्दत से तो बचा रहे हैं, वो सारी की सारी शीट्स लगाकर, तो अगर हम सूरज की तरफ टिल्ट कर देंगे तो वो उसको फ्राई कर देगी, ख़त्म कर देगी टोटल। इसलिए हम वीनस को स्टडी नहीं कर सकते, इसलिए हम मरकरी को स्टडी नहीं कर सकते, लेकिन हम दूर के प्लैनेट्स जो कि सूरज से दूर की तरफ है, आउटवर्ड प्लैनेट्स हैं, उनको स्टडी कर सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि प्लूटो का चांद जिसे शेरन कहा जाता है उस पर रेड स्पॉट क्यों। हम ये देख सकते हैं कि प्लूटो के रिंग्स और बहुत से और प्लैनेट्स जिनके रिंग्स हैं, कई ऐसे रिंग्स होते हैं जो हमें नज़र नहीं आते, वो किस तरह फॉर्म हो रहे हैं। काइपर बेल्ट जो कि प्लूटो से भी आगे एक बेल्ट है, वो किस तरीके से काम करती है। वहाँ पर जो हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की रॉक्स हैं उनकी कंपोजिशन क्या है। तो हम बहुत सी ऐसी चीज़ें स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें स्टडी की जाएंगी जो कि मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस फिल्म को दूसरों तक पहुंचाते रहिए।